नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेंटर फॉर एम्बिशन के यूट्यूब चैनल पर। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में दोस्तों हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, जिसमें बिपिन चंद्रा के हम लोगों ने 4 से 5 चैप्टर को कवर कर दिया था। आज दोस्तों हम लोग सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने, जिसमें 1857 की क्रांति है ना, और उस क्रांति से संबंधित जो भी बातें हैं, शब्दावलियाँ हैं, फैक्ट हैं, उन सबको हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों 1857 की क्रांति जिसको कहा जा रहा है, ये दोस्तों भारत में विद्रोह की या एक आंदोलन की पहली झलक देखने को मिलती है। 1857 की क्रांति कोई दोस्तों एक दिन का परिणाम नहीं था। मुख्य रूप से इस क्रांति में लंबे समय से विद्रोह की एक ज्वाला जल रही थी। मुख्य रूप से इसमें तत्कालिक कारणों में गाय और सूअर की चर्बी ने एक ऐसा, कहें तो एक ऐसा बारूद तैयार था मुख्य रूप से, जिसमें चिंगारी लगाने का काम गाय और सूअर की चर्बी ने किया। तो बाद में इस तरीके से दोस्तों 10 मई 1857 को ग्लास पानी इधर, हाँ 10 मई 1857 को दोस्तों मेरठ से ये क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। ये डेट ध्यान रखने वाली है, जिसमें पीटी में कई बार ये फैक्ट पूछा गया है कि क्रांति कब से शुरू हुई थी, कहां से शुरू हुई थी, तो ध्यान रखेंगे। इस क्रांति के अंतर्गत बहुत से सारे कार्ड उत्तरदायी थे दोस्तों, लेकिन इसमें मुख्य रूप से ब्रिटिश की जो नीतियां थी दोस्तों, हम लोगों ने अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ब्रिटिश ने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नीतियां लागू की। तो दोस्तों 1857 की क्रांति के लिए कोई अलग से कार्ड उत्तरदायी नहीं था। मुख्य रूप से वो ब्रिटिश के द्वारा लागू की गई दोस्तों नीतियां मुख्य रूप से इस क्रांति के लिए उत्तरदायी थी। ठीक है, तो हम लोग उनको बातें करेंगे डिस्कस, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे थे और एनसीईआरटी में हम लोगों ने लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू किया था, तो इसको हमें समझना है। चलिए, सन 1857 में उत्तर और मध्य भारत में एक शक्तिशाली जन विद्रोह उठ खड़ा हुआ। उसने ब्रिटिश शासन की जड़ें हिलाकर रख दी थी। ब्रिटिश शासन की जड़ें हिलाकर रख दी थी, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि मेरठ से मामला शुरू हुआ था। मेरठ, दिल्ली, है ना, और फिर आपके लखनऊ, कानपुर, बरेली, है ना, बिहार, नॉर्थ इंडिया का लगभग संपूर्ण जो क्षेत्र था मुख्य रूप से वो इन क्रांतिकारियों के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। वहां ब्रिटिश को जो पराजित किया गया। दिल्ली और मेरठ में दोस्तों ये हुआ कि वहां तो लगभग अंग्रेजों को पराजित कर दिया गया और उनके संपूर्ण क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया गया। बरेली में एक समानांतर सरकार स्थापित कर दी गई। तो ये इस तरीके से कार्यक्रम चल रहे थे, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें दोस्तों पूरी तरीके से हिला के रख दी थी। क्लियर है, वही कहा जा रहा है। इसका आरंभ तो कंपनी की सेना के भारतीय सिपाहियों से हुआ, लेकिन जल्द ही एक व्यापक क्षेत्र के लोग इसमें शामिल हो गए। तो मैंने बताया था ये कहानी दोस्तों मेरठ से शुरुआत होती है, और उससे पहले भी जाएंगे तो मंगल पांडे का नाम आता है। मंगल पांडे दोस्तों बिहार के 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही था, जो मुख्य रूप से ब्राह्मण था। उसको जब ये बात पता चलती है कि ब्रिटिश ने कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया, तो दोस्तों उसने उन कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, और इसी में उसने 2 ब्रिटिश अधिकारियों को गोली मार दी थी, है ना। मार्च 1757 का मामला था। तो फिर मंगल पांडे को दोस्तों 10 अप्रैल को जो है उनको 8 अप्रैल को उनको फांसी की सजा देने की बात की गई थी, उनको फांसी दी गई। तो ये कहानी दरअसल सिपाहियों से शुरू हुई, और इसी प्रकार मेरठ में हुआ घटनाक्रम के सिपाहियों ने विद्रोह शुरू किया, कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। यही सिपाही मुख्य रूप से दिल्ली पहुंचते हैं, और दिल्ली में बहादुर शाह जफर को दोस्तों उन्होंने अपना नेता घोषित किया और 1800 क्रांति को आरंभ कर दिया। तो कहानी जरूर दोस्तों सिपाहियों से शुरू हुई थी, लेकिन मुख्य रूप से उसमें सिपाही, जमींदार और किसान, मजदूर,
शासक, लगभग संपूर्ण लोग इसमें शामिल थे। जिन जिन के अपने अपने हित प्रभावित हो रहे थे वो सब लोग इस क्रांति में शामिल थे। लेकिन इस क्रांति को राष्ट्रीय आंदोलन कहना, राष्ट्र आंदोलन से संबंध जोड़ना ये ठीक नहीं लगता, क्योंकि जो लोग इसमें दोस्तों शामिल थे वो सारे के सारे लोग अपने अपने हितों की लड़ रहे थे। जैसे रानी लक्ष्मीबाई झांसी की लड़ रही थी, न कि भारत की आज़ादी के लिए। क्लियर है। और भी जैसे जो लोग थे, नाना साहब थे, वो उनका अपना मामला था पेंशन का, है ना। बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, उनका अपना मामला था शासन को लेकर के। तो हर व्यक्ति के अपने अपने हित थे, लेकिन फिर भी सब लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, है ना। लाखों लाख किसान, दस्तकार, सिपाही एक साल से अधिक समय तक बहादुरी से लड़ते रहे। अपनी मिसाल, वीरता और बलिदानों से उन्होंने भारतीय जनता के इतिहास में एक नया शानदार अध्याय जोड़ दिया। तो जो मैंने कहा है कि इसमें कौन कौन दोस्तों शामिल था मुख्य रूप से, वो सारे के सारे लोग शामिल हो रहे हैं, है ना। नेक्स्ट, अब देखिए 1857 क्रांति कारणों पर जिक्र हो रहा है। हमने वैसे कहा आपसे कि 1857 क्रांति के जो कारणों में मुख्य रूप से जो चीजें उत्तरदायी थी, उसमें जैसे ब्रिटिश के द्वारा जो नीति लागू की दोस्तों, वो सारी की सारी, चाहे वो आर्थिक नीति हो, प्रशासनिक नीति हो, चाहे वो सामाजिक नीति हो, वो सारी नीतियां दोस्तों इस क्रांति के लिए उत्तरदायी थी मुख्य रूप से। क्लियर है। चलिए बात करते हैं। 1857 का विद्रोह सिपाहियों के असंतोष का परिणाम मात्र नहीं था, है ना। सिपाहियों के असंतोष का मात्र परिणाम नहीं था, सिपाहियों का रीजन तो था, लेकिन एकमात्र सिपाही विद्रोह कहना उचित नहीं है। वास्तव में यह औपनिवेशिक शासन के चरित्र, उसकी नीतियां और उसके कारण कंपनी के शासन के प्रति जनता में असंतोष और ब्रिटिश शासन के प्रति उनकी घृणा का परिणाम था, है ना। एक शताब्दी से अधिक समय तक अंग्रेज इस क्षेत्र में धीरे धीरे अपना अधिकार बढ़ाते जा रहे थे, और इस काल में भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में विदेशी शासन के प्रति असंतोष और घृणा में वृद्धि होती जा रही थी। तो जिस तरीके से धीरे धीरे ब्रिटिश का शासन बढ़ रहा था दोस्तों, तो उसके लिए ब्रिटिश के विरोध की भावनाएं बढ़ती जा रही थी, है ना। जैसे आप देखोगे रैयतवाड़ी व्यवस्था या महलवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, ये ब्रिटिश की आर्थिक नीतियां थी। इन तीनों नीतियों ने दोस्तों जमींदारों को, किसानों को और जो सामान्य रैयत थे उन सबको प्रभावित कर दिया। तो ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों से किसान, जमींदार, व्यापारिक वर्ग भी दोस्तों नाराज हुआ। ब्रिटिश ने सामाजिक नीतियां लागू की, जिसमें सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। तो बंगाल में जो रूढ़िवादी लोग थे वो ब्रिटिश के विरोध में हो गए, है ना। और हड़प नीति के माध्यम से शासकों, राज्यों को कब्जा किया जा रहा है साइक संधि के माध्यम से। तो ये भी मुख्य रूप से कारण दोस्तों 1857 क्रांति का कारण बन रहे हैं, है ना। आगे, जन असंतोष की संभवतः सबसे महत्वपूर्ण कारण अंग्रेजों द्वारा देश का आर्थिक शोषण तथा देश के परंपरागत आर्थिक ढांचे का विनाश करना था। तो जो हम कहा कि आर्थिक कारण दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण थे, इसने भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से कमजोर कर दिया था, है ना। इन दोनों बातों ने बहुत बड़ी संख्या में किसानों, दस्तकारों, हस्तशिल्पों को और साथ ही बड़ी संख्या में परंपरागत जमींदारों, मुखिया लोगों को निर्धन के मुंह में झोंक दिया था। क्लियर है। कैसे झोंक दिया था? तो टैक्स की दरें बहुत ज्यादा थी मुख्य रूप से। सूर्यस्त का नियम लागू था, जिसमें जमींदारों की जमींदारें नीलाम कर दी जाती थी, है ना। हमने आरंभिक ब्रिटिश शासन के विनाशकारी आर्थिक प्रभाव के एक अध्याय वर्णन किया था, पिछली बात हो रही है। अंग्रेजों की जमीन और राजस्व संबंधी नीतियां, कानून, प्रशासन की व्यवस्था इस असंतोष के अन्य सामान्य कारण रहे। खासकर जमीनों की बहुत अधिक लगान के कारण जमीन का मालिकाना अधिकार बहुत सारे किसानों के हाथ से निकलकर व्यापारी सूदखोरों के हाथों में चला गया। कर्ज, अधिक टैक्स होने की वजह से लोग ऋणग्रस्त होते चले जा रहे थे। कर्जा ले लेकर के लोग टैक्स पे कर रहे थे, तो वो उसी की बात हो रही है। और बाद में उनकी जमीनें दोस्तों चली जाती थी जमींदारों के हाथ में। कर्ज के भारी बोझ तले दबकर रह गए ये नए जमींदार उन परंपराओं से अपरिचित थे जो पुराने जमींदारों को किसानों से जोड़कर रखते थे, और इसीलिए उन्होंने लगान को बेपनाह बढ़ाकर किसानों को तबाह कर दिया था, है ना। जो किसान लगान अदा नहीं कर सके उनसे जमीनें छीन ली गईं। किसानों की इस तबाही का नतीजा उन 12 बड़े और अनेक छोटे अकालों के रूप में सामने आया जो 1770 से लेकर 1857 के बीच में पड़े थे। ब्रिटिश की नीतियां तो दोस्तों शोषण कर ही रही थी, लेकिन इस समय
1857 से 1770 से लेकर के 1857 तक दोस्तों 12 बड़े अकाल पड़े भारत में, जिसमें लाखों की संख्या में लोग मौत के मुंह में समा गए थे। ये अकालों की बारंबारता दोस्तों लोगों का जीवन ही नहीं छीनती थी, पूरी अर्थव्यवस्था जो है से चरमरा जाती थी, है ना। इसी तरह अनेक जमींदार भी भू राजस्व की मांग बढ़ाने के कारण परेशान हुए। उन्होंने खतरा पैदा हो गया कि उनकी जमींदारी और जमीनें अधिकार जब्त हो जाएंगे तथा गांव में उनकी स्थिति घट जाएगी। जब अधिकारियों, व्यापारियों और सूदखोरों जैसे शुद्ध रूप से बाहरी लोगों ने उनकी जगह ली तो स्थिति और गिरावट आ गई थी। तो जो नए नए लोग जमींदार के रूप में आ रहे थे दोस्तों, उन्होंने मुख्य रूप से, क्योंकि एक जो भावनात्मक लगाम होता था जो किसान और जमींदार के बीच में, वो दोस्तों खत्म हो गया था। क्योंकि जो नए जमींदार थे वो उनको कोई भावनात्मक लगाम नहीं था। वो दोस्तों दूसरे लोगों को, जो लोग शोषण करते थे, टैक्स वसूल रहे थे, वो उनको परेशान करते थे काफ़ी तरीके से, कि उनको कोई मतलब नहीं था। भूमि एक किराए का माध्यम बन गया था इस समय, है ना। तो वो परंपरागत चीज़ें खत्म हो गई थी। इसके अलावा निचले स्तरों पर प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार साधारण जनता को पूरी तरह प्रभावित किया। पुलिस, छोटे अधिकारी तथा निचली अदालतें भ्रष्टाचार के मामले में बहुत बदनाम रहे। विद्रोह के कारणों की चर्चा करते हुए 1859 में एक ब्रिटिश अधिकारी ने, विलियम एडवर्ड ने लिखा है कि पुलिस को जनता कोड़ के समान समझती थी और पुलिस का दमन और लूट खसोट हमारी सरकार के प्रति जनता में असंतोष का एक प्रमुख कारण था। तो उस समय ब्रिटिश पुलिस की बात हो रही है कि पुलिस भ्रष्टाचार में लिप्त थी मुख्य रूप से, है ना। जमींदारों और पूंजीपतियों के हाथ में न्याय व्यवस्था थी मुख्य रूप से। तो किसान और जो गरीब लोग थे उनके शोषण की बात हो रही है ना। छोटे अधिकारी रैयत तथा जमींदारों को अपना घर भरने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे। न्याय की पेशी प्रणाली का लाभ उठाकर धनी लोग जो हैं गरीबों को शोषण करते थे। लगान, भू राजस्व, कर्ज बढ़ाने वाले सूदखोर, है ना, सूद वसूले के लिए किसानों को ऋण देते थे। अगर नहीं वसूला हो जाता था तो उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता था। क्लियर है। तो गरीबी की स्थिति को बढ़ाने में ये ब्रिटिश की आर्थिक नीतियां मुख्य रूप से जिम्मेदार रही हैं। समाज के मध्यम और उच्च वर्ग, खासकर उत्तर भारत में प्रशासन की अच्छी आय वाले और ऊंचे पदों पर सम्मानित नहीं किए जाते थे। ये भारतीयों की बात हो रही है कि भारतीयों को ब्रिटिश प्रशासन में पहले बार तो उच्च पदों को अनुमति नहीं थी, और जो पदों पर नियुक्ति की जाती थी उन पदों पर मुख्य रूप से उनको सम्मान नहीं मिलता था, है ना। इससे उन पर बुरा असर पड़ता था। एक के बाद एक देशी रजवाड़े नष्ट होने के बाद नतीजा यह हुआ कि भारतीय इन रजवाड़ों का प्रशासन अदालतों में ऊंचे पदों पर नहीं पहुंच सके। अंग्रेजों का अधिकार दोस्तों दमन के कारण लोगों में सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए, जीविका कमाने के लिए वे बर्बाद होते चले गए। भारतीय शासक कला और साहित्य के संरक्षक थे और विद्वानों, धर्मगुरुओं तथा फकीरों आदि का सहायता करते थे। जब इन शासकों ने अधिकतर ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीन लिए गए तो वे संरक्षक एकमात्र जो है समाप्त हो गया। पहले की बात हो रही कि पहले जो लोग भारत में राजा महाराजे शासक हुआ करते थे, तो दोस्तों वो भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपराओं को, भारतीय विद्वानों को संरक्षण प्रदान करते थे, है ना। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश का आगमन हुआ तो फिर न तो विद्वानों को संरक्षण दिया जा रहा है, न सम्मान दिया जा रहा है। तो भारतीय संस्कृति, परंपराएं और जो विद्वान वर्ग था उनको कोई सम्मान नहीं मिला, कोई संरक्षण नहीं मिला। तो हमारी संस्कृति मुख्य रूप से पतनशील होती चली गई, है ना। और जो लोग इस पर निर्भर थे वो गरीब हो गए, है ना। धर्मोपदेश पंडितों और विद्वानों ने ये महसूस कर रहे थे कि उन्नयन का पूरा भविष्य खतरे में है। तो जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जिनकी आजीविका संस्कृति, विद्वान जो लोग थे उन पर एक सामाजिक कार्यक्रमों से चलती थी, उन्हीं की आजीविका दोस्तों संकट में आ गई थी। अब उनको लग रहा था कि भविष्य में जीवन चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। ब्रिटिश सरकार की अलोकप्रियता का एक और मुख्य कारण उसका विदेशी होना था। अंग्रेज भारत में लगातार विदेशी बने रहे।
उनके और भारतीय लोगों के बीच कोई सामाजिक संबंध या संपर्क नहीं रहा। पहले के विदेशी शासकों की तरह अंग्रेजों ने उच्च वर्गों भारतीयों से सामाजिक मेलजोल नहीं बढ़ाया। उल्टे ये प्रजाति श्रेष्ठता के नशे में चूर रहे और भारतीयों के साथ अपमानजनक दृढ़तापूर्वक व्यवहार करते रहे। दोस्तों, पहले जो लोग भारत में आते थे, चाहे वो ईरानी आए हों, यूनानी आए हों, शक आए हों, हूण आए हों, कुषाण आए हों, या तुर्क आए हों, या फिर मुगल आए हों, ये जितने दोस्तों विदेशी भारत में आए, जैसे मुगलों की बात करिएगा, तुर्कों की बात करिएगा, तुर्क भारत में आए, भारत में बसे, भारत को अपना घर बनाया और भारतीय संस्कृति को संरक्षण भी दिया, यहीं पर रहे। मुगलों ने भारत में दोस्तों रह करके ये इतनी सारी बिल्डिंगें बनाई, तो भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज को बढ़ाने का प्रयास भी किया। भारत के धन, भारतीय पैसे को भारत में ही लगाया, वो बाहर लेके नहीं गए। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि उन्होंने अपना, थे जरूर विदेशी, लेकिन विदेशीपन का अस्तित्व उन्होंने बना के नहीं रखा, भारतीयों के साथ तालमेल बनाया। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य दोस्तों एक एकमात्र ऐसे विदेशी थे जिन्होंने लंबे समय तक भारत में शासन जरूर किया, लेकिन कभी भी भारत को अपना नहीं माना, भारतीयों को अपना नहीं माना। वो हमेशा विदेशी बने रहे और उस विदेशी के दृष्टिकोण से ही भारत के लोगों का शोषण करते रहे। ये एक सबसे बड़ी कमी ब्रिटिश साम्राज्य की रही कि वो भारत को कभी अपना नहीं बना पाए, है ना। भारत को तो नहीं बना पाए, ना ही लोगों को बना पाए। जैसा कि सर सैयद अहमद खान ने बाद में लिखा कि उच्चतम श्रेणी के देशी लोग जब तक बिना अंदरूनी डर के, बिना डरे हुए कभी अधिकारियों के सामने उपस्थिति नहीं हुए, उससे बड़ी बात यह है कि अंग्रेज भारत में बसने, इसे अपना घर बनाने नहीं आए थे। उनका मुख्य उद्देश्य धन कमाना था, है ना, और उस धन को लेकर के ब्रिटेन लौटना होता था। भारत की जनता अपने नए शासकों को और इस मूल विदेशी चरित्र को अच्छी तरह पहचानती थी। उन्होंने कभी भी अंग्रेजों को अपना शुभ चिंतक नहीं माना। तो ये भारतीयों के साथ भी दोस्तों था। सर सैयद अहमद खान ने लिखा कि अंग्रेजों ने कभी भी भारत को अपना बनाने का प्रयास नहीं किया और भारतीय जनता अच्छे तरीके से जानती थी कि ब्रिटिश साम्राज्य जो है, जो मध्यम वर्ग के लोग जो समझते थे कि विदेशी हैं और इनका उद्देश्य मुख्य रूप से बिजनेस करना, व्यापार करना और यहाँ से धन कमा करके ब्रिटेन को ले जाना था, और ब्रिटिश ये कर भी रहे थे मुख्य रूप से, है ना। उनके एक क्रियाकलाप की शंका के दृष्टि देखते रहे। इस तरह उनके अंदर एक धुंधली सी ब्रिटिश विरोधी भावना पहले से मौजूद थी। ब्रिटिश विरोधी भावना दोस्तों पहले से मौजूद थी और हमें छोटे छोटे विद्रोह बहुत पहले से नजर आते रहे हैं, है ना। जैसे 1806 का बेल्लोर विद्रोह दोस्तों, इन सिपाहियों के द्वारा ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह किया गया। और जो छोटे छोटे किसान विद्रोह हैं, जनजाति विद्रोह हैं, सिपाही विद्रोह हैं, तो ये ब्रिटिश विरोधी भावना दोस्तों बहुत पहले से चली आ रही थी। लोग अपने हित अहित समझ रहे थे, इसलिए तो विरोध कर रहे थे। 1857 के विद्रोहियों से पहले भी अनेक अंग्रेज विरोधी जन विद्रोह हुए, जो मैंने बताया, जनजाति विद्रोह। जनता के बीच बढ़ते असंतोष के इस काल में ऐसी कुछ घटनाएं भी हुई जिनसे अंग्रेज सेनाओं की अपराजिता का भ्रम टूट गया। तो ये एक ब्रिटिश अपराजय का भ्रम था कि ब्रिटिश कभी पराजित नहीं होते। ऐसी कई सारी घटनाएं घटी थी जहां ब्रिटिश पराजित हो गए थे, तो ये भ्रम भी टूट गया था, है ना। और लोगों में यह विश्वास पनपने लगा कि ब्रिटिश शासन के दिन अब बहुत थोड़े रह गए हैं। इससे पहले युद्ध, अफगान युद्ध जो है, पंजाब युद्ध में, क्रीमिया युद्ध में ब्रिटिश की कहीं ना कहीं पराजय हुई थी। जैसे अफगानिस्तान में ब्रिटिश मुख्य रूप से पराजित हुए, तो यही कहा जा रहा है कि ब्रिटिश की अपराजय वाली जो एक स्थिति बनी हुई थी दोस्तों, वो कमजोर हो गई थी, है ना। चलिए, 1854-55 अंग्रेज सेनाओं की बुरी तरह पराजय हुई। बिहार, बंगाल की संथाल जनजातियों के लोग कुल्हाड़े, तीर धनुष लेकर विद्रोह पर उतर आए और अपने क्षेत्र से कुछ समय के लिए ब्रिटिश शासन को सफाया करके उन्होंने एक जन विद्रोह की क्षमताओं को स्पष्ट कर दिया था। तो ये छोटी मोटी जो विद्रोह हो रहे थे जगह जगह पर, उसमें दोस्तों ब्रिटिश सरकार की पराजय हो रही थी, है ना। इसी ब्रिटिश सरकार की पराजय को, अपराजय ब्रिटिश का जो एक सिद्धांत था, वो कमजोर पड़ रहा था।
हालांकि इन युद्धों ने जीत आखिरकार अंग्रेजों की हुई और उन्होंने संथाल विद्रोह को भी कुचल डाला। फिर भी प्रमुख मुकाबले हुए, नुकसानों से स्पष्ट हो गया कि एक एशियाई सेना भी डटकर लड़े तो अंग्रेज सेना को हरा सकती है। वास्तव में अंग्रेजों की शक्ति को कम समझकर भारतीयों ने इस समय एक बड़ी जन राजनीतिक भूल की। इस भूल की एक बड़ी कीमत 1857 विद्रोह को चुकानी पड़ी। दरअसल भारतीय विद्रोह तो कर रहे थे जगह जगह पर, लेकिन वो ब्रिटिश की ताकत को नहीं समझ पा रहे थे, है ना। ब्रिटिश उस समय आधुनिक हथियारों से लैस प्रशिक्षित सेना उनके पास थी। तो ये भारतीयों को समझना, भारतीयों के लिए अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल था मुख्य रूप से। परंतु साथ ही इस कारण परंतु इस साथ के कारण ये ऐतिहासिक महत्व को नहीं भूलना चाहिए। जनता केवल इसलिए विद्रोह नहीं करती थी कि वह अपने शासकों को उखाड़ फेंकना चाहती थी, इसके साथ ही उसमें भरोसा भी होना चाहिए था कि वह काम वह कामयाबी के साथ कर सकती थी। 1856 में लॉर्ड डलहौजी के अवध को ब्रिटिश शासन में मिला लिया तो पूरे भारत में, खास तौर पर अवध में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। दोस्तों, आपने पढ़ा था कि अवध को कुशासन के आरोप पर ब्रिटिश ने मिला लिया था। ऐसा डलहौजी के द्वारा आरोप लगाया गया अवध पर। अवध के तत्कालीन नवाब वाजिद अली शाह थे और उन पर आरोप लगाया गया था कि आप भारत का शासन अच्छे से नहीं कर रहे हैं, इसीलिए जो है उनको समाप्त कर दिया गया। विशेष रूप से उसके कारण अवध में और कंपनी की सेना विद्रोह की वातावरण बन गया। डलहौजी के इस काम से कंपनी के सिपाही नाराज हो गए। इन सिपाहियों ने 75,000 अवध के थे। तो अंग्रेजों ने सिपाहियों को नाराज करने का कोई रास्ता छोड़ा नहीं था। हर जगह ब्रिटिश सिपाहियों को नाराज कर रहे थे। अब बताया जा रहा है कि 75,000 सिपाही दोस्तों अवध से ही थे, है ना। और ध्यान रखेंगे 1857 क्रांति के बाद जो बड़े बदलाव लाए जाएंगे कि अवध और बिहार से इन सिपाहियों की भर्ती बंद कर दी जाएगी। कारण यही है दोस्तों कि ये संख्या सबसे ज्यादा यहीं से है। और विद्रोह में जब भी 1857 विद्रोह होगा सिपाहियों के द्वारा, तो अगर सिपाही सबसे ज्यादा कहीं नजर आ रहे होंगे तो अवध और बिहार से नजर आ रहे होंगे, है ना। अखिल भारतीय भावना के अभाव में इन सिपाहियों ने काफी बाकी भारत को जीतने और अंग्रेजों की सहायता की थी, लेकिन उनके अंदर क्षेत्रीय और स्थानीय निष्ठा थी और उन्हें यह बात बुरी लगी कि उनका अपना प्रांत विदेशी अधिकार में आ गया था। इसके अलावा अवध के अधिग्रहण के कारण सिपाहियों को आय भी बुरी असर पर पड़ा था। अब अवध के उनके परिवारों के पास जो जमीनें थीं उन पर अधिक टैक्स देने पड़ रहे थे। अवध के अधिग्रहण के लिए डलहौजी ने तर्क दिया कि यह वह जनता नवाब के प्रबंधन कारण तालुकदारों के दमन से मुक्त दिलाना चाहता था। डलहौजी ने तर्क दिया दोस्तों अवध को कब्जा करने के लिए कि वहाँ का प्रशासन ठीक नहीं चल रहा, वहाँ की जनता परेशान है, तो मैं वहाँ के लोगों को, वहाँ के ताल्लुकदारों को मुक्त करना चाहता हूँ। ये डलहौजी का अपना एक तर्क था, है ना। परंतु वास्तव में जनता को कोई राहत नहीं मिली। उल्टे लाचार जनता को अब पहले से अधिक भू राजस्व और खाने पीने की वस्तुओं को, मकाने, खोमचे, ठेले, अफीम, न्याय पर अधिक टैक्स देने पड़ रहे थे। तो ये ब्रिटिश से ज्यादा शोषण और ब्रिटिश से ज्यादा जनता को परेशान करना और कौन हो सकता था। बुरे से बुरी सत्ता जो थी उस समय वो ब्रिटिश या विदेशी सत्ता थी मुख्य रूप से। तो अवध के लोगों को राहत नहीं मिली दोस्तों। उसके अवध में जो है उसके बदले में अधिक टैक्स देने पड़ रहे हैं हर जगह पर। नवाब का प्रशासन तथा सेना भंग होने से हजारों कुलीन और भद्र लोग जो है अधिकारी, उनके साथ साथ उनके अमले के लोग, तमाम सिपाही बेरोजगार हो गए। लगभग हर किसान के घर में कोई ना कोई बेरोजगार हुआ। इसी तरह जो व्यापारी, दुकानदार, दस्तकार अवध के दरबार तथा कुलीनों की सेवा करते थे उनकी जीविका भी चली गई थी। तो दोस्तों अवध में जो लोग अवध के नवाब के यहाँ सेना में थे, अधिकारी थे, दरबारी थे, ये सब बेरोजगार हो गए। और कहा जा रहा है दोस्तों कि जब अवध का विलय किया गया तो अवध का ऐसा कोई घर नहीं बचा जिस घर से कोई ना कोई एक व्यक्ति बेरोजगार हुआ हो, है ना। तो विद्रोह की पृष्ठभूमि बन रही है मुख्य रूप से। इसके अलावा अधिकांश तालुकदारों, जमींदारों की जागीरें अंग्रेजों की जब्त कर ली गई। संपत्तिहीन बने इस तालुकदारों की संख्या लगभग 21,000 हो गई थी। अपनी खोई जागीरें और सामाजिक स्थिति पुनः प्राप्त करने के लिए बेचैन थे ये लोग। ब्रिटिश शासन के सबसे खतरनाक दुश्मन बन गए थे, है ना।
तो दुश्मन तो बने ही जाएंगे। आपने उनका घर, मकान, जमीन सब कुछ छीन लिया, रोजगार भी छीन लिया। डलहौजी द्वारा अवध तथा कई अन्य राज्यों के अधिग्रहण से देशी रियासतों के शासकों में खलबली मचा दी। अब उन्हें पता चला कि अंग्रेजों के प्रति उनके झुक झुक कर वफादारी चलाने के बाद राज्य फैलाने की अंग्रेजों की भूख शांत नहीं हो रही थी। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि अंग्रेजों की राजनीतिक प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा धक्का लगा। ये जो ब्रिटिश की साम्राज्यवादी नीति थी दोस्तों, ये साम्राज्यवादी नीति के बारे में कहा जा रहा है कि ब्रिटिश ने मुख्य रूप से अवध को लेकर के जो बातचीत की और दूसरे राज्यों की जो बातचीत हो रही थी, इनको ब्रिटिश ने अपना विस्तार को रोका नहीं। बाकी का भारत के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा था, इसका उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा दोस्तों। क्लियर है? तो यही कहा जा रहा है कि उनकी विस्तारवादी जो नीति भूख थी दोस्तों, वो शांत नहीं हो रही थी। इससे भी महत्वपूर्ण अधिक बात यही हुई कि अंग्रेजों की राजनीतिक प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा धक्का लगा। कारण यह है कि भारतीय शासकों के प्रति अपने मौखिक या लिखित वादे समझौतों को उन्होंने बार बार तोड़ा था। उनका राज झड़पा, उनकी जमीनें ले ली, उनके सरों पर जो एक रोजगार था वो भी छीन लिया। राज हड़पने या अधीन बनाने की नीति नाना साहब, झांसी की रानी, बहादुर शाह जैसे अनेक शासकों को अंग्रेजों ने कट्टर दुश्मन बनाने सीधे सीधे जिम्मेदार थी। तो दोस्तों, डलहौजी की जो हड़प नीति थी, है ना, जिसमें सतारा, जैतपुर, संबलपुर, झांसी, करौली आदि सारे क्षेत्र कब्जे कर लिए थे, जो सीधे सीधे ब्रिटिश के दुश्मन बन गए थे। क्लियर है? आगे देखते हैं। नाना साहब आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, जो दोस्तों कानपुर से ब्रिटिश के विरोध में नजर आएंगे। ये बाजीराव द्वितीय के अंतिम पेशवा हैं दोस्तों। बाजीराव सेकंड उनके दत्तक पुत्र थे। अंग्रेज बाजीराव द्वितीय को पेंशन दे रहे थे, यह नाना साहब को देने से इनकार कर दिया था। तो नाना साहब को पेंशन देने से मना कर दिया था। नाना साहब इसलिए मुख्य रूप से नाराज हो जाएंगे। उनको पैतृक राजधानी पूना से बहुत दूर कानपुर रहने पर बाध्य किया। इसी तरह झांसी को हड़पने की अंग्रेजों की इस नीति स्वाभिमानी रानी लक्ष्मीबाई को घोषणा भड़काया। रानी की इच्छा यह थी कि उनके स्वर्गीय पति के सिंहासन पर उनका दत्तक पुत्र बैठे। वर्ष 1849 में डलहौजी ने मुगल वंश की प्रतिष्ठा पर घोषणा करके चोट की थी कि बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारी को ऐतिहासिक लाल किले छोड़कर दिल्ली के बाहर कुतुब मीनार के एक छोटे से निवास स्थान में रहना होगा। तो डलहौजी ने दोस्तों भारतीयों को, भारतीय शासकों को नाराज करने की कोई कसर नहीं छोड़ी, है ना। व्यपगत के सिद्धांत के तहत, हड़प नीति के तहत बहुत से सारे राज्यों को ले लिया, जिसमें झांसी शामिल था मुख्य रूप से, और अवध पर कुशासन का आरोप लगा दिया, है ना। दूसरी बात, वो मुगल बादशाह जिसको दोस्तों भारत की जनता अभी भी शासक मान रही थी, है ना। अब ये विचार दोस्तों सोचने वाला है कि 1857 का विद्रोह हो रहा है। ये मेरठ के हिंदू सिपाही मुख्य रूप से उस मुसलमान सत्ता को दोबारा या मुस्लिम सत्ता को दोबारा स्थापित करना चाहते हैं, जो पहले से शासन करती चली आ रही थी। इसका मतलब था दोस्तों कि अकबर का जो प्रभाव था कि हिंदू मुस्लिम एकता को उसने बढ़ावा दिया, तो दोस्तों भारत में एक बार फिर मुस्लिम सत्ता की स्थापना की बात की जा रही थी। ये 1857 का मामला है कि मेरठ के कुछ सिपाही दिल्ली जाकर के मुगल बादशाह को अपना शासक घोषित कर रहे हैं। तो ये सीधा सीधा संदेश था कि हिंदू मुसलमानों में कोई विभाजन नहीं था। हिंदू मुसलमान हमेशा एक दूसरे के भाई बंधु मानते थे। ये एक सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है ना। लेकिन अंग्रेजों ने उसी मुस्लिम शासक को, जिसको भारतीय लोग अपना राजा बनाना चाहते थे, शासक बनाना चाहते थे, उसको दोस्तों लाल किले से निकाल करके कुतुब मीनार के एक छोटे से स्थान पर भेज दिया गया, जहां उसका निवास स्थान बनाया गया। तो मुगल बादशाह को लाल किला छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया किसने? डलहौजी ने दोस्तों। तो अब देखिएगा लोगों के नाराजगी का सब्र टूट रहा है ना। आगे है 1856 में कैनिंग ने घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट की पदवी छीन ली जाएगी। क्या रखिए, दोनों फैक्ट दोस्तों पूछे गए हैं यूपी पीसीएस में, दोनों सवाल पूछे गए। एनसीईआरटी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने मुगल शासक को लाल किला छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। तो डलहौजी आंसर होगा दोस्तों। और किस ब्रिटिश शासक ने घोषणा की थी कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह के बाद कोई मुगल बादशाह नहीं होगा, या बादशाह की पदवी छीन ली थी। तो यह घोषणा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई थी, ध्यान रखिएगा।
है ना, पदवी छीन ली जाएगी, सिर्फ राजा ही कहे जाएंगे। ब्रिटिश शासन के विरोध में जनता खड़े होने का एक प्रमुख कारण यह भी था कि शासन के कारण धर्म खतरे में है। तो दोस्तों, ये हमने आपको बताया था कि ब्रिटिश ने जो सामाजिक नीतियां लागू की, ईसाई मिशनरियों को भारत में भेज दिया गया, है ना, तो लोगों को लग रहा था कि भारत का धर्म दोस्तों खतरे में है। तो भारत के धर्म को बचाने के लिए एक विद्रोह की शुरुआत होगी मुख्य रूप से, है ना। इस भय का प्रमुख कारण ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां थीं, जो हर जगह स्कूलों, अस्पतालों, जेलों, बाजारों में देखे जाते थे। ये मिशनरी लोग ईसाई बनने के लिए प्रयास करते, हिंदू धर्म और इस्लाम पर सार्वजनिक रूप से तीखी और प्रहार करते थे। वे जनता की पुरानी और प्रिय परंपराओं, मान्यताओं की खुलकर हंसी उड़ाते और उनकी निंदा करते थे, है ना। ईसाई मिशनरियों ने दोस्तों ईसाई धर्म को बढ़ाने का प्रयास किया ही मुख्य रूप से, लेकिन दोस्तों इन्होंने दूसरे धर्म की आलोचना भी की मुख्य रूप से। इसमें हिंदू और मुस्लिम धर्म की बात हो रही है। ये कहते थे, जैसे हिंदुओं की बात में, कि आपके धर्म में जात प्रथा है, आपके धर्म में बहुत सारी कुरीतियां हैं, समाज में लोग बटे हुए हैं, आप हमारे धर्म में आ जाइए, हम आपको सारे अधिकार समानता देंगे। तो दूसरे धर्मों की आलोचना करना, अपने धर्म की बड़ाई करना, अर्थात सांप्रदायिकता जैसा माहौल तैयार करने का काम ईसाई धर्म के लोग कर रहे थे। धर्म प्रचार करने का काम तो कर ही रहे थे, लोगों को परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर रहे थे, लेकिन दूसरे धर्मों की लगातार आलोचना भी कर रहे थे ये, है ना। ये मिशनरी लोगों को ईसाई बनाने के प्रयास करते, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म सार्वजनिक तीखी टिप्पणी कर रहे थे। साथ ही उन्होंने पुलिस संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने जल्द कुछ लोगों को सचमुच धर्म परिवर्तन कराया, तो जनता को अपने धर्म का सामने खतरे का जीता जागता प्रमाण मिल गया। और ईसाई मिशनरी बहुत सारे लोगों को धर्म परिवर्तन कराने में सफल भी रहे मुख्य रूप से, है ना। विदेशी सरकार इन मिशनरियों की गतिविधियों को संरक्षण देती थी। सरकार के कुछ कार्यों तथा बड़े अधिकारी इन गतिविधियों को आशंका को और बल मिला। 1850 में सरकार ने एक कानून बनाया, जिसके अनुसार धर्म बदलकर ईसाई बनने वालों को अपनी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लेक्स लॉ की अधिनियम, एक एक्ट बनाया, लेक्स लॉ की अधिनियम 1850 में। ये लेक्स लॉ की अधिनियम दोस्तों 1850 में बनाया। इसी लेक्स लॉ की अधिनियम में कहा गया कि यदि कोई भारतीय ईसाई धर्म अपना लेता है तो उसको पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अर्थात ये सीधे सीधे भारतीय धर्म को दोस्तों चुनौती दी जा रही थी। क्लियर है कि अगर कोई धर्म परिवर्तन कर लेता है तो वो पैतृक संपत्ति से दोस्तों वंचित नहीं किया जाएगा। क्लियर है। चलिए, इसके अलावा सरकार अपने खर्च पर सेना में ईसाई उपदेशक या पादरी रखती थी। अनेक नागरिक और सैनिक अधिकारी मिशनरी प्रचार को प्रोत्साहन देते थे। सरकारी स्कूलों और जेलों तक में ईसाई धर्म की शिक्षा की व्यवस्था करना अपना धार्मिक कर्तव्य मानते थे। अनेक लोगों को रूढ़िवादी धार्मिक, सामाजिक भावना, मानवतावादी उपायों का अर्थ भी भड़की, जो सरकार के भारतीय सुधारों की सलाह पर किए जा रहे थे। दोस्तों, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, अस्पताल हो, कुछ भी हर जगह यहाँ सार्वजनिक जगहों पर ब्रिटिश ईसाई मिशनरी जो हैं धर्म प्रचार का काम कर रहे थे, तो ये एक विरोध का कारण बनेगा। उनका मत था कि एक विदेशी ईसाई सरकार को उनके धर्म, उनकी परंपराओं में हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं है। सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा विवाह संबंधी कानून, लड़कियों के लिए पश्चिमी शिक्षा की व्यवस्था इन लोगों को ऐसे ही अनाधिकारी हस्तक्षेप की तरह लगे। पहले के भारतीय शासकों ने मंदिरों, मस्जिदों से जुड़ी जमीनों को, उनके पुजारी, सेवा संस्थाओं को कर से मुक्त रखा जाता था। अब उनसे कर वसूल जाने लगा। सरकारी नीति से ये लोग धार्मिक भावनाओं को चोट लगी थी, है ना। तो दोस्तों, मैंने बताया आपको कि ये जो सती प्रथा, विधवा विवाह या महिलाओं को पश्चिमी शिक्षा देने की बात हो रही थी, तो लोगों को लग रहा था कि ये हमारे धर्म में सीधा हस्तक्षेप है। ये तो चलो ठीक है। पहले क्या होता था, एंशिएंट मिडिवल टाइम में आपने सुना था, पढ़ा था भी हमने, कि जो धार्मिक संस्थाएं होती थी, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो,
तो दोस्तों इनको कर मुक्त भूमि दी जाती थी, अर्थात इनके पास जो संपत्ति होती थी उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था, कर नहीं लिया जाता था। लेकिन जो अब ब्रिटिश के द्वारा इन भूमि पर, मंदिर और मस्जिद की भूमि पर कर लिया जाने लगा था, है ना, जिससे ब्राह्मण और मुस्लिम परिवारों में गुस्सा बढ़ा और अंग्रेजों के प्रति जो है ऐसा लग रहा था कि ब्रिटिश उनके धर्म को नष्ट करने पर उतारू हैं, है ना। 1857 विद्रोह कंपनी के सिपाहियों के विद्रोह को आरंभ हुआ। इसीलिए हमें यह देखना होगा कि सिपाही जिन्होंने अपनी निष्ठापूर्वक सेवा से कंपनी को भारत विजय में समर्थ बनाया और जिन्हें अच्छी प्रतिष्ठा, आर्थिक सुरक्षा प्राप्त थी, क्या एक एक से विद्रोह उठे। यहाँ पहली बात ध्यान में रखने वाली यह है कि सिपाही कुछ भी हों, भारतीय समाज के अंग थे और इसलिए दूसरे से भारतीयों पर कुछ गुजरती थी तो उसे भी ये कुछ हद तक महसूस करके दुखी होते थे। समाज के दूसरे वर्गों, खासकर किसानों की दशाएं, इच्छाएं और दुख दर्द इन सिपाहियों के बीच प्रतिबिंब होते थे। दोस्तों ये कहा जा रहा है कि 1857 की क्रांति में सिपाही विद्रोह जरूर शुरू हुआ था, लेकिन ये सिपाही विद्रोह सामान्य सी बात है। ये सिपाही मुख्य रूप से भारतीय समाज का हिस्सा थे, है ना। ये सिपाही किसी किसान के बेटे थे, ये सिपाही मुख्य रूप से किसी के भाई थे, तो समाज से ही जुड़े लोग थे। जब भी किसानों का शोषण होता था, जमींदारों की जमीनें नीलाम कर दी जाती थी, तो ये सारी बातें मुख्य रूप से कहीं ना कहीं इन सिपाहियों को प्रभावित करती थी, है ना। यह सिपाही दरअसल वर्दीधारी किसान था दोस्तों, है ना, ध्यान रखिए। सिपाही कौन था? वर्दीधारी किसान था। अगर ब्रिटिश शासन के विनाशकारी आर्थिक कृत्यों से उनके निकट संबंधी पीड़ित होते थे तो उन पीड़ा को ये सिपाही भी महसूस करते थे। वे भी इस सामान्य विश्वास से ग्रस्त थे कि अंग्रेज उनके धर्मों को दखलंदाजी कर रहे हैं, है ना, और सभी भारतीयों को ईसाई बनाने पर आमादा हो गए हैं। उनके अपने अनुभव भी इस विश्वास का बल देते थे। वे मानते थे कि सेना में और राज्य के खर्च पर जो है ईसाई मिशनरियों को जो है अनुमति दी जा रही है। राज्य के खर्च पर ईसाई मिशनरियों को अनुमति दी जा रही है। इसके अलावा कुछ ब्रिटिश अधिकारी धार्मिक जोश में आकर सिपाहियों के बीच ईसाई धार्मिक प्रचार किया करते थे। सिपाहियों की अपनी धार्मिक जातिगत शिकायतें थीं। उन दिनों भारतीय लोग जाति के नियमों आदि का कड़ाई से पालन करते थे। सैनिक अधिकारियों की तरफ से सिपाही का जाति, पंथ के चिन्हों के उपयोग पर दाढ़ी रखने, पगड़ी पहनने पर प्रतिबंध था। वर्ष 1856 में कानून बना जिसके अनुसार हर भर्ती होने वाले सिपाही को आवश्यकता समुद्र पार सेवा करने की जमानत देनी पड़ती थी। दोस्तों हमारे वैदिक साहित्यों में समुद्र को वरुण देवता के नाम से जाना जाता है। तो जहाँ हम समुद्र को वरुण देवता मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और ये ब्रिटिश अधिकारी दोस्तों उस समुद्र से यात्रा करवाते थे, समुद्र से, तो ऐसा लगता था कि जिस देवता की हम पूजा करते हैं उसके सीने पे कैसे पैर रख सकते हैं। तो भारतीय सिपाही दोस्तों समुद्र यात्रा करने से परहेज करते थे। लेकिन ब्रिटिश ने दोस्तों एक कानून बना दिया 1856 में, 1856 में कानून बनाया और जिसमें कहा गया कि जो भी नया भर्ती किया जाएगा सिपाही, उससे ये शपथ ली जाएगी, उससे वादा कराया जाएगा कि आपको समुद्र यात्रा करनी पड़ेगी। क्लियर है? अब समुद्र यात्रा करने का सीधा मतलब था कि अपने देवता के सीने पर पैर रख करके निकल के जाना, है ना, और जहां जिसकी हम पूजा करते थे। तो ये धार्मिक हस्तक्षेप का मामला नजर आ रहा है। सिपाहियों को अनेक दूसरी शिकायतें भी थीं। अधिकारियों और सिपाहियों के बीच एक वस्तुतः बड़ी खाई पैदा हो गई थी। ब्रिटिश अधिकारी सिपाहियों के अक्सर अपमान का व्यवहार करते थे। एक तत्कालीन ब्रिटिश अधिकारी ने लिखा है कि अधिकारी और सिपाही परस्पर मित्र नहीं बल्कि एक दूसरे के अजनबी ही रहा करते थे, अजनबी होते थे। मतलब भारतीय सिपाही और ब्रिटिश सिपाहियों के बीच कभी एक दूसरे की तालमेल जैसा मामला नजर नहीं आया, विरोध जैसी भावना नजर आती थी। सिपाही को एक हीन प्राणी माना जाता था। भारतीय सिपाही को उसे डांट फटकार दी जाती थी, उसके साथ बुरा बर्ताव होता था, उसे निकम्मा समझा जाता था, उसे सुअर कहकर पुकारा जाता था दोस्तों। तो ये भारतीय सिपाहियों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है ना, उसे सुअर कहकर बुलाया जाता था। छोटे अधिकारी उसे हीन प्राणी मानकर व्यवहार करते थे। अगर भारतीय सिपाही अपने अंग्रेज समकक्ष जितना श्रेष्ठ योद्धा हो तो भी उसे कम पैसा दिया जाता था,
अंग्रेज सिपाही से भी बुरे ढंग से रखा जाता था, खिलाया पिलाया जाता था। उसके अलावा उसके उन्नति की आशंकाएं भी नहीं की जाती थी। कोई भी भारतीय 60-70 रुपए मासिक पाने वाले सूबेदार के ऊपर नहीं जा सकता था। तो ब्रिटिश सिपाहियों में जो सबसे बड़ा भारतीयों को जो पद मिला होता था दोस्तों, वो सूबेदार का होता था, है ना। इससे जो इसको 60-70 रुपए जो है मासिक मिलते थे, इससे ज्यादा पद पर किसी भारतीय को नहीं रखा जाता था। क्लियर है। और यही बात जो है, अब आप समझ ही रहे हैं कि उनके साथ सामाजिक अपमान हो रहा है, उनके राजनीतिक अपमान है उनका, है ना। उनको वेतन भी कम मिल रहा है, उनको शोषण भी हो रहा है, अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया जा रहा है, और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप भी किया जा रहा है ना। चलिए, वास्तव में सिपाही का जीवन ही कठिनाइयों से भरा था। सामाजिक या सिपाही इस बनावटी तथा इस लादी गई मेहनत से खुश नहीं थे। जैसा कि ब्रिटिश इतिहासकार T.R. होम्स ने लिखा है, अगर वह हैदर जैसी सैनिक चतुरी का परिश्रय दे तो वह जानता है कि वह एक मध्यम स्तरीय का अंग्रेज अधिकारी जितना वेतन नहीं पा सकता। लगभग 36-30 वर्ष तक निष्ठापूर्वक सेवा करने के बाद भी वह उतना ही वेतन पाएगा जितना कि जो है प्राप्त करेगा, उतना उसे इंग्लैंड में नए नए आए किसी रंगरूट अदायगी सुरक्षित नहीं कर सकेगा। मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति 30 साल तक अगर इसकी सेवा देता है, नौकरी करता है 30 साल तक, तो मुख्य रूप से, और अंग्रेज जब नया नया भर्ती हुआ है, उसके बराबर उसको पेमेंट नहीं मिल सकता, है ना। इस तरह बड़ी तादाद में भारतीय जनता तथा कंपनी के सिपाहियों के बीच विदेशी शासन के प्रति व्यापक तीखी नाशबंदी बल घृणा जैसी स्थिति पैदा हो गई। आगे चलकर सर सैयद अहमद खान ने अपनी पुस्तक कॉसेस ऑफ द इंडियन म्यूटिनी में एक भावना को लिखा है, धीरे धीरे यह सोच भारतीयों की आदत बन गई। सभी कानून उन्हें नीचे गिराने और तबाह करने, उन्हें तथा उनके देशवासियों को उनके धर्म से वंचित करने की दृष्टि से बनाए गए थे। अंत में एक समय वह आ गया जब सभी लोग अंग्रेज सरकार को एक धीमा जहर देकर सस्ती आग की तरह घातक समझने लगे, और यह मानने लगे कि अगर आज से सरकार के चंगुल से निकलना है तो हमें उनके विरुद्ध जो है आंदोलन लड़ाई करनी होगी। तो दोस्तों, सहन करने की एक सीमा, एक शक्ति होती है ना। ब्रिटिश ने जो जुल्म किए इन सिपाहियों के पास, किनके साथ, उनको दाढ़ी रखने से, पगड़ी पहनने से, है ना, दाढ़ी रखने से, पगड़ी पहनने से और कलावा पहनने से भी रोक दिया जाता था। तो ये सीधा सीधा धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक हस्तक्षेप है। उनके साथ अपमान जैसा व्यवहार किया जा रहा है। वेतन बराबर नहीं है, सूबेदार से बड़ा पद नहीं कोई प्राप्त कर सकता था। तो ये भारतीयों के बारे में बात हो रही है। सिपाहियों के असंतोष का कारण बनेगा दोस्तों, है ना। आगे कहा जा रहा है, मालगुजारी होनी चाहिए थी। यहाँ उन्होंने 300 रुपये वसूले थे और 400 रुपये होने चाहिए थे। वह उन्होंने 500 रुपये खसोटे हैं, वह अभी भी अपनी मांगे बढ़ाए जाने पर अड़े हुए हैं। जनता को भिखमंगा बना दिया गया है। दूसरे, उन्होंने चौकीदार टैक्स को 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, ये उनकी टैक्स की दरें बताई जा रही हैं कि ब्रिटिश ने भारत में टैक्स प्राप्त करने में कहीं कोई कमी नहीं रखी। जहां मौका मिलता था, जिस तरीके से मौका मिलता था, ब्रिटिश अधिकारी टैक्स वसूलते थे, है ना, और जनता को तबाह करना चाहते थे। देखिएगा, 10-10 गुना टैक्स बढ़ा दिया जा रहा है ना। और टैक्स जो ना हर जगह पर मामला था। जहां 400 रुपये वसूल होने चाहिए थे, उन्होंने दोस्तों वहां 500 रुपये वसूले हैं। समझ रहे हैं ये किस तरीके से शोषण की दर थी कि जहां 400 रुपये निर्धारित थे टैक्स के, वहां से 500 रुपये वसूले जा रहे हैं। इसका मतलब क्या था कि निर्धारित दर से भी ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा है ना। जनता को भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया गया। सभी प्रतिष्ठित और विद्वान लोगों की रोजी मारी गई तथा लाखों लोग जीवन की आवश्यकताओं से वंचित हो गए थे। जब टैक्स की दरें बहुत ज्यादा थी, मुख्य रूप से लोग जो हैं अपना सब कुछ बेच करके टैक्स अदा कर दे रहे हैं, तो फिर उनका जीवन के जो संसाधन थे, आजीविका के जो साधन थे दोस्तों, वो खत्म हो जा रहे हैं। और उनके मरने के अलावा दोस्तों उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जा रहा है ना। जब रोजी की तलाश में कोई एक जिले से दूसरे जिले में जाना चाहता है, तो हर प्राणी पर सड़क की चुंगी के नाम पर 6 पाई ली जाती थी दोस्तों। देखिएगा,
उसका सब कुछ चला गया, है ना, सब कुछ है नहीं उसके पास, सब कुछ बेच दिया। अगर वो रोजगार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है तो दोस्तों उससे जो है 6 पाई फिर भी चुंगी ली जा रही है। समझ रहे हैं, चुंगी ली जा रही है। उसके पास कुछ नहीं है, रोजगार करने के लिए जा रहा तब भी चुंगी ली जा रही है ना। तथा उसे हर गाड़ी पीछे 4 से 8 आने तक देने पड़ते थे। किराया भी मुख्य रूप से देना पड़ रहा है ना। केवल वे लोग ही जो ये सब चुकाते हैं, सार्वजनिक सड़कों पर यात्रा करने की छूट पाते हैं। तो सड़क पर चलने के लिए भी लोगों पर टैक्स लिया जाता था। हम अत्याचारियों के दमन का कहाँ तक वर्णन करें। धीरे धीरे स्थिति यहाँ तक आ गई कि सरकार हर व्यक्ति का धर्म नष्ट करने पर तुल चुकी थी। तो ब्रिटिश की शोषणकारी नीतियों को दोस्तों बखान नहीं किया जा सकता शब्दों में, है ना, उनको केवल हम समझ सकते हैं। उन्होंने हर क्षेत्र में हर व्यक्ति का हर तरीके से शोषण किया है ना। 1857 में विद्रोह ब्रिटिश नीतियों और साम्राज्यवादी शोषण के प्रति जन असंतोष का उभार था, परंतु वह आकस्मिक घटना नहीं थी। लगभग एक शताब्दी तक पूरे भारत में ब्रिटिश अधिपत्य के विरुद्ध तीव्र जन प्रतिरोध होते रहे। बंगाल, बिहार में जैसे ही ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई, सशस्त्र विद्रोह शुरू हो गए और जैसे जैसे यह नए क्षेत्रों को जीतना गए, वहाँ भी विद्रोह फूटते गए। देश के किसी न किसी भाग में विद्रोह के बिना शायद ही कोई साल गया हो जहाँ कोई ना कोई विद्रोह ना हुआ हो। तो दोस्तों 1757 से अंग्रेजों ने अपने शासन प्रशासन को शुरू किया, है ना। 1757 में शुरू किया और ये मामला 1857 तक पहुंच रहा है ना। तो इस बीच में दोस्तों लगभग 100 ईयर हो जा रहे हैं, 100 वर्ष हो जा रहे हैं। इन 100 वर्षों में कोई भी ऐसा क्षेत्र, कोई भी ऐसा जगह नहीं रही जहां ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विद्रोह नहीं हुए हों, है ना। इसलिए यूपीएससी में सवाल पूछा गया था लास्ट ईयर कि 1857 का विद्रोह जो है 100 वर्षों का परिणाम था, है ना। 100 वर्षों का परिणाम यही है कि 1757 से 1857 तक ब्रिटिश ने जो भी नीति लागू की, जो भी कार्य किए, वो सब ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पैदा कर दिया और इसी से भारत में लगातार विद्रोह हो रहे थे। जगह जगह पर कई छोटे छोटे विद्रोह होते रहे, जिसमें आपने किसान विद्रोह देखे, जनजाति विद्रोह देखे, है ना। ये भी मुख्य रूप से उसी का परिणाम था। 1763-1856 के बीच 40 से अधिक विद्रोह हुए और सैकड़ों छोटे विद्रोह हुए। इन विद्रोह का नेतृत्व अक्सर राजा, नवाब, जमींदार, भूस्वामी और पोलिंगार करते थे, मगर लड़ने वाले फौजों में किसान, दस्तकार और पदच्युत भारतीय शासकों, जागीर शस्त्रागार से वंचित किए गए जमींदार और पोलिंगारों के भूतपूर्व सैनिक होते थे। ये लगभग निरंतर चलने वाले विद्रोह कुल मिलाकर बहुत भयानक होते थे, मगर अपने प्रसार में वे पूरी तरह स्थानीय और एक दूसरे से असंबद्ध होते थे। उनके प्रभाव भी स्थानीय होते थे। तो जो लगातार छोटे छोटे विद्रोह हो रहे थे दोस्तों, उनकी कमी क्या थी, उनकी कमजोरी ये थी दोस्तों कि वो विद्रोह दरअसल स्थानीय होते थे, है ना, एक क्षेत्र से संबंधित होते थे। उनका एक राष्ट्रीय प्रसार नहीं हो पाता था। जैसे 1857 का राष्ट्रीय प्रसार हुआ वैसे नहीं हो पाता था। ये विद्रोह दोस्तों एक दूसरे से जुड़े नहीं होते थे, एक दूसरे से इनमें अलगाव होता था। जैसे 1857 क्रांति मेरठ से शुरुआत हुई और लगभग नॉर्थ इंडिया में फैल गई, वैसे संथाल, विरसा मुंडा, कोल, है ना, या किसान आंदोलन, ये जुड़ नहीं पाए दरअसल एक दूसरे से। उनके प्रमाण भी स्थानीय होते थे, है ना, इसीलिए ये विद्रोह दरअसल सफल नहीं हो पा रहे हैं। क्लियर है। तो ये दोस्तों हम लोग 1857 क्रांति के प्रमुख कारणों का उल्लेख हमने किया है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 1857 क्रांति कहाँ कहाँ फैली और वहाँ कौन कौन लीडर था, इस क्रांति का क्या परिणाम रहा, क्या प्रभाव पड़े, उन सबको विस्तार से समझेंगे। थैंक यू।